एनआईओएस कक्षा 10 व्यवसाय अध्ययन अध्याय 3 एकल स्वामित्व, साझेदारी और हिंदू अविभाजित परिवार। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, हमारे पर का पालन करें। इसके अलावा आप इन अनुभवों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नियोज पुस्तक दिशा निर्देशों के अनुसार नियोज पुस्तक ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये समाधान नियोज सभी विषय समाधानों का हिस्सा हैं। यहाँ हमने नियोज कक्षा 10 व्यवसाय अध्ययन अध्याय 3 एकल स्वामित्व, साझेदारी और हिंदू अविभाजित परिवार समाधान, नियोज माध्यमिक पाठ्यक्रम व्यवसाय अध्ययन समाधान सभी अध्याय के लिए दिए हैं। आप इनका अभ्यास यहाँ कर सकते हैं। एकल स्वामित्व, साझेदारी और हिंदू अविभाजित परिवार। अध्याय 3 एनआईओएस पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर। अंतःपाठ्य प्रश्न 3.1 एकल स्वामित्व व्यवसाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान भरें। एकमात्र स्वामी व्यवसाय के विस्तार के लिए पर्याप्त अंडरस्कोर जुटाने में सक्षम नहीं हो सकता है। उत्तर राजधानी व्यवसाय का जीवन अंडरस्कोर के जीवन पर निर्भर करता है। उत्तर मालिक स्वामी व्हाट्सएप ग्रुप अब शामिल हों, टेलीग्राम समूह अब शामिल हों, इंस्टाग्राम अब शामिल हों। सीमित वित्तीय संसाधनों और स्वामी की विशेषज्ञता की सीमाओं के कारण व्यवसाय में पेशेवर अंडरस्कोर की कमी हो सकती है। उत्तर प्रबंधन ये व्यवसाय सरल व्यवसाय के लिए उपयुक्त है जहां अंडरस्कोर कौशल की आवश्यकता होती है। उत्तर मैनुअल एकल स्वामित्व उन ग्राहकों की आवश्यकताओं को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता है जहां उत्पाद का बाजार अंडरस्कोर और अंडरस्कोर है। उत्तर लघु एवं स्थानीय। अंतःपाठ्य प्रश्न 3.2 कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान भरें। साझेदारी फर्म को पंजीकृत कराना अंडरस्कोर आवश्यक नहीं अनिवार्य है। उत्तर आवश्यक नहीं है। साझेदारी फर्म व्यवसाय संगठन का एक अंडरस्कोर लचीला कठोर रूप है। उत्तर लचीला। साझेदारी में व्यवसाय जोखिम सभी साझेदारों द्वारा अंडरस्कोर साझा किया जाता है, साझा नहीं किया जाता है होता है। उत्तर साझा किया गया। साझेदारी एक अंडरस्कोर समूह व्यक्तिगत प्रयास है। उत्तर समूह एलएलपी अधिनियम वर्ष अंडरस्कोर में तैयार किया गया था 2008-2010। उत्तर 2008। अंतःपाठ्य प्रश्न 3.3 उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। हब का तात्पर्य अंडरस्कोर है। उत्तर हिंदू अविभाजित परिवार। अंडरस्कोर उत्तरवर्ती पीढ़ियां एक साथ पैतृक संपत्ति प्राप्त कर सकती हैं। उत्तर 3 संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों को अंडरस्कोर के रूप में जाना जाता है। उत्तर सहदायिक संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य को अंडरस्कोर के नाम से जाना जाता है। उत्तर कर्ता अंडरस्कोर की देयता असीमित है। उत्तर कर्ता वित्तीय बहुविकल्पीय प्रश्न हिमांशी एकल स्वामित्व में व्यवसाय चला रही है। व्यवसाय में नुकसान के कारण उसने अपना व्यवसाय बंद करने का निर्णय लिया। समापन के दिन परिसंपत्तियों का 5 लाख रुपए तथा देयताएं सभी लेनदार 10 लाख रुपए हैं। हिमांशी के पास 6 लाख रुपए की निजी संपत्ति है। आपको क्या लगता है कि व्यवसाय के समापन के समय लेनदारों को कितनी राशि मिलेगी? कब 5 लाख रुपए, कब 10 लाख रुपए, कब 7 लाख रुपए, कब 11 लाख रुपए? उत्तर 10 लाख रुपए। एकल स्वामित्व की सीमाओं में निम्नलिखित शामिल नहीं है। कब सीमित पूंजी, कब निरंतरता का अभाव, कब असीमित आकार, कब प्रबंधकीय विशेषज्ञता का अभाव। उत्तर सी असीमित आकार। भारतीय साझेदारी फर्म भारतीय साझेदारी अधिनियम द्वारा शासित होती है। 1932, 1956, सी 2008, कब 1912। उत्तर कब 1932। जेएचएफ की विशेषताओं में शामिल नहीं है। कब जन से सदस्यता, कब कर्ता का असीमित दायित्व, कब मृत्यु से अप्रभावित, कब परिवार का सबसे छोटा सदस्य करता है। उत्तर कब परिवार का सबसे छोटा सदस्य करता है। संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों को इस रूप में जाना जाता है। कब साझेदार, कब सदस्य, कब सहदायिक, कब मालिक। सी सहदायिक। टर्मिनल व्यायाम एकमात्र स्वामित्व को परिभाषित करें। पढ़ेगा। एकल का अर्थ है एकल और स्वामित्व का अर्थ है स्वामित्व। इसका अर्थ है कि केवल एक व्यक्ति या एक व्यक्ति ही व्यवसाय का स्वामी है। एक एकल स्वामी संसाधनों को एक व्यवस्थित तरीके से एकत्रित और व्यवस्थित करता है और लाभ कमाने के एकमात्र उद्देश्य से गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय संगठन से क्या अभिप्राय है? वो व्यवसाय संगठन जिसमें एक ही व्यक्ति व्यवसाय की सभी गतिविधियों का स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण करता है, उसे व्यवसाय संगठन का एकमात्र स्वामित्व कहा जाता है। वह व्यक्ति जो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय का स्वामित्व रखता है और उसे चलाता है, उसे एकमात्र स्वामी या एकमात्र व्यापारी कहा जाता है। 3 क्या एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय हमेशा के लिए चल सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर एक एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय सैद्धांतिक रूप से अनिश्चित काल तक अस्तित्व में रह सकता है जब तक कि मालिक जीवित है और इसे संचालित करना जारी रखने के लिए तैयार है। एक एकल स्वामित्व एक गैर पंजीकृत असंबद्ध व्यवसाय है जो केवल एक व्यक्तिगत स्वामी द्वारा चलाया जाता है जिसमें व्यवसाय और मालिक के बीच कोई अंतर नहीं होता है। एक एकल स्वामित्व का मालिक सभी लाभों का हकदार होता है, लेकिन वह व्यवसाय के ऋण, घाटे और देनदारियों के लिए भी जिम्मेदार होता है। 4 बताएं कि एकल स्वामित्व किस प्रकार रोजगार सृजन में सहायक होता है। उत्तर एकल स्वामित्व कई तरीकों से रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करता है। लचीलापन साझेदारों या निदेशक मंडल से परामर्श किए बिना अपने मनचाहे तरीके से व्यवसाय चलाने की लचीलापन। इससे उन्हें बदलती व्यावसायिक जरूरतों और बाजार की मांगों के हिसाब से जल्दी से ढलने में मदद मिलती है, जिससे संभावित रूप से रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होते हैं। कम प्रवेश बाधाएं। प्रवेश बाधाएं एक अर्थशास्त्र और व्यवसाय शब्द है जो उन कारकों का वर्णन करता है जो नए लोगों को बाजार या उद्योग क्षेत्र में आने से रोकते हैं या बाधा डालते हैं और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा को सीमित करते हैं।
एक स्थानीय फोकस, कई एकल स्वामित्व स्थानीय या छोटे पैमाने पर काम करते हैं जो विशिष्ट बाजारों या विशिष्ट समुदायों की सेवा करते हैं। एक व्यक्तिगत रोजगार प्रथाएं, एकल स्वामियों के पास अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत मूल्यों के अनुरूप अपने रोजगार प्रथाओं को ढालने की लचीलापन होती है। वे अद्वितीय नौकरी भूमिकाएं बना सकते हैं, विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं और कर्मचारियों पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं, जिससे नौकरी की संतुष्टि और प्रतिधारण बढ़ सकता है। वे बाजार में होने वाले बदलावों के प्रति संवेदनशील, अभिभूत महसूस करने से निपटने के लिए, व्यवसाय को और अधिक संगठित बनाने के लिए अपने दैनिक कार्यों और लक्ष्यों को नोट करें और परिभाषित करें। एक बार जब वे कार्यों की पहचान कर लेता है तो उन्हें प्राथमिकता और क्लस्टर संबंधित कार्यों के क्रम में सूचीबद्ध करें। विकास के अवसर, एकल स्वामित्व स्वतः ही आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा होता है और इससे आपको कंपनी और उसके प्रक्षेपवक्र पर पूरा नियंत्रण मिलता है। शेयरधारकों की इच्छाओं या कानूनी भागीदारों की आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटे स्तर पर शुरू करके और धीरे धीरे अपने परिचालन का विस्तार करके एकल स्वामी समय के साथ निरंतर रोजगार वृद्धि में योगदान दे सकते हैं। कुल मिलाकर एकल स्वामित्व व्यक्तियों को उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करके, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नौकरियों का सृजन करके तथा एक गतिशील और उत्तरदायी कारोबारी माहौल को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5. बैंकिंग और अन्य व्यवसाय के मामले में साझेदारों की अधिकतम संख्या बताएं। उत्तर, नए कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित किया गया है कि साझेदारी फर्म के मामले में सदस्यों की अधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पिछले कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार साझेदारी के मामले में अधिकतम सीमा क्रमशः बैंकिंग व्यवसाय और अन्य व्यवसायों के लिए 10 और 20 थी। 6. साझेदारी को परिभाषित करें। उत्तर, मूलतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध जो लाभ कमाने के उद्देश्य से एक व्यावसायिक संगठन बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं, उसे साझेदारी के रूप में जाना जाता है। 7. साझेदारी व्यवसाय संगठन की कोई 4 विशेषताएं बताएं। उत्तर, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप की विभिन्न विशेषताएं इस प्रकार हैं। 2 या अधिक सदस्य, साझेदारी व्यवसाय शुरू करने के लिए कम से कम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है, लेकिन बैंकिंग व्यवसाय के मामले में सदस्यों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए और अन्य व्यवसाय के मामले में 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक समझौता, जब भी आप साझेदारी में व्यवसाय शुरू करने के लिए दूसरों के साथ हाथ मिलाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आप सभी के बीच एक समझौता होना चाहिए। इस समझौते में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। क, प्रत्येक साझेदार द्वारा योगदान की गई पूंजी की राशि। ख, लाभ या हानि साझाकरण अनुपात। ग, साझेदारों को देय वेतन या कमीशन यदि कोई हो। घ, कारोबार की अवधि यदि कोई हो। ई, साझेदारों और फर्म का नाम और पता। च, प्रत्येक साझेदार के कर्तव्य एवं शक्तियां। छ, व्यवसाय की प्रकृति और स्थान तथा ई, वैधानिक व्यवसाय, किसी भी प्रकार के वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए साझेदारों को हमेशा मिलकर काम करना चाहिए। तस्करी, कालाबाजारी आदि में लिप्त होना कानून की दृष्टि में साझेदारी व्यवसाय नहीं कहा जा सकता। एक, लाभ का बंटवारा, प्रत्येक साझेदारी फर्म का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लाभ को साझेदारों के बीच सहमत अनुपात में बांटना होता है। लाभ बंटवारे के लिए किसी समझौते के अभाव में इसे साझेदारों के बीच बराबर बराबर बांटना चाहिए। 8. संयुक्त हिंदू परिवार को परिभाषित करें। उत्तर, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है जिसका स्वामित्व संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों के पास होता है। इसे हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय के रूप में भी जाना जाता है। संगठन का ये रूप हिंदू कानून के तहत मौजूद है और उत्तराधिकार के कानून द्वारा शासित है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय संगठन का एक रूप है जिसमें परिवार के पास कुछ विरासत में मिली संपत्ति होती है। 9. संयुक्त हिंदू परिवार की विशेषताएं बताइए। उत्तर, संयुक्त हिंदू परिवार की आवश्यक विशेषताओं पर नीचे चर्चा की गई है। जन्म से सदस्यता, संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय की सदस्यता पुरुष बच्चे के जन्म से स्वतः प्राप्त हो जाती है। ये परिवार के सदस्यों के बीच किसी समझौते से नहीं बनती। प्रबंधन, प्रबंधन का अधिकार कर्ता के पास होता है जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। हालांकि कर्ता अपनी सहायता के लिए हब के अन्य सदस्यों को भी शामिल कर सकता है। दायित्व, कर्ता की देयता असीमित होती है, यानी उसकी व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग व्यवसाय के बकाये के भुगतान के लिए किया जा सकता है। हर दूसरे सहायक की HUF संपत्ति में उसके हिस्से तक सीमित देयता होती है। कोई अधिकतम सीमा नहीं। HUF व्यवसाय के सह उत्तराधिकारियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि सदस्यता 3 क्रमिक पीढ़ियों तक सीमित है। नाबालिग सदस्य, जन्म के समय एक लड़का सहायक बन जाता है। इस प्रकार हब नाबालिगों तक सदस्यता को सीमित नहीं करता है। मृत्यु से अप्रभावित कर्ता सहित सहायक की मृत्यु के बाद भी HUF का कारोबार जारी रहता है। HUF का अगला सबसे वरिष्ठ जीवित पुरुष सदस्य कर्ता बन जाता है। हालांकि अगर सभी सदस्य ये सूचित करते हैं कि वे संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य नहीं हैं, तो यह समाप्त हो सकता है। 10. LLP की मौन विशेषताओं को लिखिए। उत्तर, LLP अधिनियम 2008 की मुख्य विशेषताएं अन्य बातों के साथ साथ इस प्रकार हैं। LLP एक निगमित निकाय होगा तथा अपने भागीदारों से अलग एक विधिक इकाई होगी। लाभ कमाने के उद्देश्य से विधिक व्यवसाय चलाने के लिए जुड़े हुए कोई भी 2 या अधिक व्यक्ति निगमन दस्तावेज में अपना नाम दर्ज करके तथा उसे रजिस्टर में दाखिल करके सीमित देयता भागीदारी बना सकते हैं। LLP का उत्तराधिकार शाश्वत होगा। LLP के भागीदारों के आपसी अधिकार और कर्तव्य तथा LLP और उसके भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य LLP और भागीदारों के बीच एक समझौते द्वारा शासित होंगे, जो LLP अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अधीन होगा। अधिनियम में अपनी पसंद के अनुसार समझौते को तैयार करने की लचीलापन प्रदान की गई है। ऐसे किसी भी समझौते के अभाव में आपसी अधिकार और कर्तव्य LLP अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।
एलएलपी एक अलग कानूनी इकाई होगी जो अपनी परिसंपत्तियों की पूरी सीमा तक उत्तरदायी होगी। भागीदारों की देयता एलएलपी में उनके सहमत योगदान तक सीमित होगी, जो मूर्त या अमूर्त प्रकृति की हो सकती है या दोनों मूर्त और अमूर्त प्रकृति की हो सकती है। कोई भी भागीदार अन्य भागीदारों की स्वतंत्र या अनधिकृत कार्रवाइयों के कारण उनके कदाचार के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। एलएलपी और भागीदारों की देयताएं जो लेनदारों को धोखा देने या किसी धोखाधड़ी के उद्देश्य से काम करते पाए जाते हैं, एलएलपी के सभी या किसी भी ऋण या अन्य देनदारियों के लिए असीमित होंगी। प्रत्येक एलएलपी में कम से कम 2 भागीदार होंगे तथा नामित भागीदार के रूप में कम से कम 2 व्यक्ति भी होंगे, जिनमें से कम एक भारत का निवासी होगा। नामित भागीदारों के कर्तव्य और दायित्व कानून में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होंगे। एनआईओएस कक्षा 10 व्यवसाय अध्ययन अध्याय 4 सहकारी समितियां और संयुक्त स्टॉक कंपनियां। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, हमारे पर का पालन करें। इसके अलावा आप इन अनुभागों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान न्यूज पुस्तक दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूज पुस्तक ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये समाधान न्यूज सभी विषय समाधानों का हिस्सा है। यहाँ हमने न्यूज कक्षा 10 व्यवसाय अध्ययन अध्याय 4 सहकारी समितियां और संयुक्त स्टॉक कंपनियां समाधान, न्यूज माध्यमिक पाठ्यक्रम व्यवसाय अध्ययन समाधान सभी अध्याय के लिए दिए हैं। आप इनका अभ्यास यहाँ कर सकते हैं। सहकारी समितियां और संयुक्त स्टॉक कंपनियां। अध्याय 4 एनआईओएस पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर। अंतःपाठ्य प्रश्न 4.1 निम्नलिखित कथनों में उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान भरें। आज सहकारी समिति व्यक्तियों का एक अंडरस्कोर संघ है जो सामान्य अंडरस्कोर देशों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। उत्तर स्वैच्छिक और आर्थिक। सहकारी समिति का उद्देश्य सदस्यों को अंडरस्कोर प्रदान करना है। उत्तर सेवाएं, व्हाट्सएप ग्रुप, अब शामिल हों। टेलीग्राम समूह, अब शामिल हों। इंस्टाग्राम, अब शामिल हों। एक सहकारी समिति के सदस्यों से अलग अंडरस्कोर होता है। उत्तर कानूनी इकाई। एक सहकारी समिति स्व सहायता के साथ साथ अंडरस्कोर के सिद्धांत पर काम करती है। उत्तर आपसी मदद। उपभोक्ता सहकारी समितियां वस्तुओं के वितरण की प्रक्रिया में अंडरस्कोर को समाप्त करने में मदद करती हैं। उत्तर बिचौलिए। अपना बाजार और केंद्रीय भंडार अंडरस्कोर सहकारी समितियों के उदाहरण हैं। उत्तर उपभोक्ता। अंतःपाठ्य प्रश्न 4.2 सहकारी समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? कोई भी सक्षम व्यक्ति किसी भी समय सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। उत्तर सच। सदस्यों का दायित्व सीमित है। उत्तर सच। यह अपने सदस्यों से अलग एक कानूनी इकाई के कारण लंबे समय तक अस्तित्व में रह सकता है। उत्तर सच। एक सोसाइटी का प्रबंधन केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। उत्तर गलत। सहकारी समितियां लाभ को अधिकतम करने के बजाय सेवा प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं। उत्तर सच। सहकारी समितियां लाभ को अधिकतम करने के बजाय सेवा प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं। उत्तर सच। पेशेवर प्रबंधक सहकारी समितियों में काम करना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं मिलता। उत्तर सच। सहकारी समिति की सफलता उसके सदस्यों की निष्ठा पर निर्भर करती है, जो न तो सुनिश्चित है और न ही लागू की जा सकती है। उत्तर सच। अंतःपाठ्य प्रश्न 4.3 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है? आज संयुक्त स्टॉक कंपनी बनाने के लिए कानूनी औपचारिकता आवश्यक है। उत्तर सच। सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयर स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होते हैं। उत्तर सच। संयुक्त स्टॉक कंपनी के शेयर धारकों की देयता असीमित होती है। उत्तर गलत। संयुक्त स्टॉक कंपनी अपने नाम पर संपत्ति नहीं रख सकती। उत्तर गलत। अंतःपाठ्य प्रश्न 4.4 निम्नलिखित कथनों में उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान भरें। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम अंडरस्कोर सदस्य होने चाहिए। उत्तर दो। लिमिटेड कंपनी के मामले में एक सदस्य से दूसरे सदस्य को शेयरों का स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण संभव नहीं है। उत्तर निजी। 3 हिंदुस्तान मशीन टूल्स अंडरस्कोर कंपनी है। उत्तर सरकार। 4 एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी राशि अंडरस्कोर रुपये है। उत्तर 1 लाख। अंतःपाठ्य प्रश्न 4.5 निम्नलिखित कथनों में उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान भरें। आज संयुक्त स्टॉक कंपनी के सदस्यों का दायित्व अंडरस्कोर की सीमा तक सीमित है। उत्तर उनके द्वारा रखे गए शेयरों का अंकित मूल्य। संयुक्त स्टॉक कंपनी के व्यवसाय संगठन का प्रबंधन अंडरस्कोर द्वारा किया जाता है। उत्तर निदेशक मंडल। किसी कंपनी के गठन की लागत बहुत अंडरस्कोर है। उत्तर उच्च। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ओएनजीसी अंडरस्कोर के उदाहरण हैं। उत्तर भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां। किसी कंपनी में हानि का जोखिम बड़ी संख्या में अंडरस्कोर तक फैला होता है। उत्तर सदस्यगण। अंतःपाठ्य प्रश्न 4.6 आय नीचे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। बताइए कि इनमें से कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अविकसित देशों के आर्थिक विकास को धीमा कर देती हैं। उत्तर गलत। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मेजबान देशों के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद करती हैं। उत्तर सच। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण घरेलू उत्पादकों का प्रदर्शन बेहतर होता है। उत्तर सच। आमतौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभदायक उद्योगों में पैसा निवेश करती हैं। उत्तर सच। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कभी भी मेजबान देशों के बाजारों पर हावी नहीं होती हैं। उत्तर गलत। वित्तीय बहुविकल्पीय प्रश्न। आज सहकारी समितियों में निम्नलिखित विशेषताएं नहीं होती। क खुली सदस्यता। ख पृथक कानूनी इकाई। ग लाभ का उद्देश्य। घ मताधिकार। उत्तर सी लाभ का उद्देश्य। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता सहकारी समिति का उदाहरण नहीं है? क अपना बाजार। ख केंद्रीय भंडार। ग सुपर बाजार। घ नारायण ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। उत्तर डी नारायण ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व है सीमित। ख असीमित। ग संयुक्त। घ संयुक्त एवं अनेक। उत्तर क सीमित।
एक सहकारी समिति की सफलता इस पर निर्भर करती है। क अपने सदस्यों की निष्ठा। ख केंद्र सरकार। ग राज्य सरकार। घ स्थानीय स्वशासन। उत्तर क अपने सदस्यों की निष्ठा। बी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पूंजी का योगदान निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। क केंद्र सरकार। ख केवल सार्वजनिक एवं सरकारी। ग केवल अपने सदस्य। घ केवल जनता को शेयर जारी करना। उत्तर ग केवल अपने सदस्यों द्वारा। टर्मिनल व्यायाम। एक सहकारी समिति का क्या अर्थ है? उत्तर सहकारिता शब्द लैटिन शब्द को ऑपरेरी से लिया गया है, जहां सह का अर्थ है साथ और ऑपरेरी का अर्थ है काम करना। इस प्रकार सहकारिता का अर्थ है एक साथ काम करना। इसका मतलब है कि जो लोग किसी सामान्य आर्थिक उद्देश्य के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वे एक समाज बना सकते हैं जिसे एक सहकारी समाज कहा जाता है। 2 उपभोक्ता सहकारी समिति द्वारा क्या गतिविधियां की जाती हैं? उत्तर उपभोक्ता सहकारी समितियां उपभोक्ता वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराकर आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती हैं। वे उत्पादकों से सीधे माल खरीदते हैं, इससे वितरण की प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। केंद्रीय भंडार, अपना बाजार और सुपर बाजार उपभोक्ता सहकारी समितियों के उदाहरण हैं। 3 उपभोक्ता सहकारी समितियों और उत्पादक सहकारी समितियों के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर उपभोक्ता सहकारी समितियों के दो उदाहरण हैं अपना बाजार और सुपर बाजार। उत्पादक सहकारी समितियों के दो उदाहरण हैं एपीपीसीओ और बोयानिका। 4 थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाइटी का क्या अर्थ है? उत्तर बचत एवं ऋण सहकारी समितियां सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं। वे सदस्यों से जमा स्वीकार करते हैं और जरूरत के समय उन्हें उचित ब्याज दरों पर ऋण देते हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति और शहरी सहकारी बैंक सहकारी ऋण समितियों के उदाहरण हैं। 5 सहकारी समिति के सदस्यों के बीच संघर्ष और प्रेरणा की कमी के क्या कारण हैं? उत्तर सहकारी समिति के सदस्यों के बीच संघर्ष और प्रेरणा की कमी के कुछ कारणों पर नीचे चर्चा की गई है। आय उद्देश्य का अभाव, सदस्य पूर्ण उत्साह और समर्पण के साथ काम नहीं करते हैं क्योंकि उनका कोई लाभ उद्देश्य नहीं होता है। सीमित पूंजी, एक सहकारी समिति अपने सदस्यों से जो पूंजी जुटा सकती है वह बहुत सीमित होती है क्योंकि सदस्यता आमतौर पर समिति के एक विशेष वर्ग तक ही सीमित होती है। प्रबंधन में समस्याएं, एक सहकारी समिति का प्रबंधन विशेष रूप से सक्षम नहीं हो सकता है क्योंकि एक सहकारी समिति आमतौर पर कार्यरत कर्मचारियों को केवल कम वेतनमान ही प्रदान करती है। प्रतिबद्धता का अभाव, एक सहकारी समिति की सफलता उसके सदस्यों की निष्ठा पर निर्भर करती है जो न तो सुनिश्चित है और न ही लागू की जा सकती है। बीच सहयोग का अभाव, सहकारी समितियों की स्थापना आपसी सहयोग के उद्देश्य से की जाती है, लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि व्यक्तित्व के अंतर, अहंकार के टकराव आदि के कारण सदस्यों के बीच बहुत अधिक मनमुटाव होता है। सदस्यों का स्वार्थी रवैया कभी कभी समाज के लिए घातक हो सकता है। 6 उत्पादक सहकारी समिति और विपणन सहकारी समिति के बीच अंतर बताएं। उत्तर आधार, उत्पादक सहकारी समिति, विपणन सहकारी समिति। 1 अर्थ, इन समितियों का गठन मूलतः छोटे आकार के उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है ताकि उन्हें उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे कच्चा माल, औजार, उपकरण और मशीनरी आदि उपलब्ध कराई जा सकें। एपीपीसीओ, बोयनिका, हरियाणा हैंडलूम आदि हथकरघा समितियां उत्पादकों की सहकारी समितियों के उदाहरण हैं। ये छोटे उत्पादकों और निर्माताओं की सहकारी समितियां हैं जिन्हें अपने उत्पादों को व्यक्तिगत रूप से बेचना मुश्किल लगता है। ये समितियां व्यक्तिगत सदस्यों से उत्पाद एकत्र करती हैं और उन उत्पादों को बाजार में बेचने की जिम्मेदारी लेती हैं। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ जो अमूल दूध उत्पाद बेचता है, एक विपणन सहकारी समिति का एक उदाहरण है। 2 उद्देश्य, सदस्यों एवं ग्राहकों को उनकी आवश्यक घरेलू उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति उनके दरवाजे पर करके उनकी सेवा करना। सामाजिक विपणन अवधारणा सामाजिक कल्याण के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करके विश्वास का निर्माण करती है तथा ग्राहक निष्ठा बढ़ाती है। 7 संयुक्त स्टॉक कंपनी से क्या तात्पर्य है? उत्तर संयुक्त स्टॉक कंपनी अपने शेयरधारकों के स्वामित्व वाला व्यवसाय है जो स्वतंत्र रूप से शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से संयुक्त स्टॉक कंपनी के शेयरधारक कंपनी द्वारा बकाया ऋणों के लिए असीमित देयता वहन कर सकते थे। 8 संयुक्त स्टॉक कंपनी के लाभ बताएं। उत्तर अन्य व्यावसायिक संगठनों की तुलना में कंपनी के व्यावसायिक संगठन के कई फायदे हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। असीमित देयता, शेयरधारक का दायित्व सीमित होता है। नुकसान का जोखिम शेयरों के अंकित मूल्य पर अवैतनिक राशि तक सीमित होता है। बड़े पैमाने पर संचालन की अर्थव्यवस्थाएं, एक संयुक्त स्टॉक कंपनी बड़े पैमाने पर कारोबार कर सकती है। नतीजतन ये बड़े पैमाने पर उत्पादन के सभी लाभ प्राप्त कर सकती है। शेयरों की हस्तांतरणीयता, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयरों को अन्य सदस्यों की सहमति के बिना सदस्यों द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है। फैला हुआ जोखिम, किसी कंपनी में नुकसान का जोखिम बड़ी संख्या में सदस्यों पर फैला होता है। आर्थिक विकास, संयुक्त स्टॉक कंपनी का ढांचा केवल विशिष्ट कानून या शाही चार्टर द्वारा प्राप्त किया जा सकता था और यह एक बोझिल और महंगी प्रक्रिया थी जो प्रमुख परियोजनाओं के लिए सबसे उपयुक्त थी। शेयरधारकों को कंपनी की सॉल्वेंसी और इसलिए इसकी प्रगति की निगरानी करने के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलेगा। 9 बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ बताएं। उत्तर यह एक ऐसी कंपनी है जो न केवल अपने निगमन के देश में बल्कि एक या एक से अधिक अन्य देशों में भी कारोबार करती है। ऐसी कंपनी एक या एक से अधिक देशों में माल का उत्पादन या सेवाओं की व्यवस्था कर सकती है और उन्हें उसी या अन्य देशों में बेच सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां राष्ट्रीय सीमाओं के पार बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण गतिविधियों के कारण भारी कमाई के माध्यम से कई लाभ उठाती हैं। 10 संयुक्त स्टॉक कंपनी की कोई 4 विशेषताएं बताएं। उत्तर संयुक्त स्टॉक कंपनी की 4 विशेषताएं इस प्रकार हैं। पृथक कानूनी इकाई, संयुक्त स्टॉक कंपनी, इसमें शामिल व्यक्तियों से अलग एक व्यक्तिगत कानूनी इकाई होती है। ये परिसंपत्तियों का मालिक हो सकता है और चूंकि यह एक इकाई है इसलिए यह मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। जबकि साझेदारी या एकल स्वामी का इसमें शामिल व्यक्ति से अलग कोई कानूनी अस्तित्व नहीं होता।
शाश्वत, एक संयुक्त स्टॉक कंपनी शाश्वत रूप से अस्तित्व में रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि संयुक्त स्टॉक कंपनी के अस्तित्व को समाप्त करने का एकमात्र तरीका कानून का कार्य है। कंपनी मृत्यु, दिवालियापन या अन्य सदस्यों को शेयरों के हस्तांतरण से प्रभावित नहीं होती है। सदस्यों की संख्या, बड़ी संख्या में सदस्यों के स्वामित्व में एक शेयर का हस्तांतरणीय होना। प्रत्येक संयुक्त स्टॉक कंपनी का शेयर हस्तांतरणीय होता है और यदि कंपनी सार्वजनिक है तो उसके शेयरों का विपणन पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंजों पर किया जाता है। 11. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की विशेषताएं क्या हैं? ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क, अपने सदस्यों के अपने शेयरों को हस्तांतरित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है। ख, अपने सदस्यों की संख्या को केवल 50 तक सीमित करता है। ग, कंपनी के किसी भी शेयर या डिबेंचर के लिए जनता को आमंत्रण देने पर रोक लगाता है। और घ, अपने सदस्यों, निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के अलावा अन्य व्यक्तियों से जमा आमंत्रण या स्वीकृति पर प्रतिबंध लगाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार निजी कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी है जिसकी न्यूनतम चुकता पूंजी 1 लाख रुपए या उससे अधिक चुकता पूंजी है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और इसके लेखों द्वारा। दूसरी ओर, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी है जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और जिसके शेयरों का सार्वजनिक रूप से कारोबार होता है। 12. प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बीच अंतर बताएं। उत्तर, निजी लिमिटेड कंपनी सीमित लोक समवाय। निजी कंपनी के मामले में कंपनी बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 2 है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के मामले में यह संख्या 7 है। एक निजी कंपनी के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी 1 लाख रुपए होनी चाहिए, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी 5 लाख रुपए होनी चाहिए। निजी कंपनी के मामले में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि सार्वजनिक कंपनी के मामले में सदस्यों की अधिकतम संख्या पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। निजी कंपनियों में शेयरों के हस्तांतरण का अधिकार प्रतिबंधित है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के मामले में शेयर स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होते हैं। कोई निजी कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर सकती, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी अपने शेयरों या डिबेंचर की खरीद के लिए आम जनता को आमंत्रित कर सकती है। एक निजी कंपनी में कम से कम 2 निदेशक होने चाहिए, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशक होने चाहिए। एक निजी कंपनी निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तुरंत बाद व्यवसाय शुरू कर सकती है, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी तभी व्यवसाय शुरू कर सकती है जब उसे कंपनी रजिस्ट्रार से व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो। किसी निजी कंपनी को वैधानिक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। एक सार्वजनिक कंपनी को एक वैधानिक बैठक आयोजित करनी होगी और रजिस्ट्रार के पास एक वैधानिक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। एक सार्वजनिक कंपनी को एक वैधानिक बैठक आयोजित करनी होगी और रजिस्ट्रार के पास एक वैधानिक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। किसी सार्वजनिक कंपनी में ये संख्या 5 सदस्यों की होती है। 13. संयुक्त स्टॉक कंपनी के लाभ बताएं। उत्तर, अन्य व्यावसायिक संगठनों की तुलना में कंपनी के व्यावसायिक संगठन के कई फायदे हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सीमित देयता, किसी कंपनी के शेयरधारक केवल उनके द्वारा रखे गए शेयरों के अंकित मूल्य की सीमा तक ही उत्तरदायी होते हैं। बड़े वित्तीय संसाधन, स्वामित्व का कंपनी रूप विशाल वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने में सक्षम बनाता है। कंपनी की पूंजी को छोटे मूल्य वर्ग के शेयरों में विभाजित किया जाता है ताकि छोटे साधन वाले लोग भी कंपनी के शेयर खरीद सकें। निरंतरता, एक कंपनी निर्बाध व्यावसायिक जीवन का आनंद लेती है। एक निगमित निकाय के रूप में ये तब भी अस्तित्व में रहेगी जब इसके सभी सदस्य मर जाएं या इसे छोड़ दें। शेयरों की हस्तांतरणीयता, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयरों को अन्य सदस्यों की सहमति के बिना सदस्यों द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है। फैला हुआ जोखिम, किसी कंपनी में नुकसान का जोखिम बड़ी संख्या में सदस्यों पर फैला होता है। सामाजिक लाभ, कंपनी संगठन समुदाय की बचत को जुटाने और उन्हें उद्योग में निवेश करने में मदद करता है। 14. संयुक्त स्टॉक कंपनी की सीमाएं बताएं। उत्तर, संयुक्त स्टॉक कंपनी की कुछ महत्वपूर्ण सीमाओं पर नीचे चर्चा की गई है। 1. गठन की कठिनाई, कंपनी बनाना बहुत कठिन और महंगा है। कई दस्तावेज तैयार करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दाखिल करने होते हैं। 2. अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, एक कंपनी अपने दैनिक कार्यों में विस्तृत वैधानिक नियमों के अधीन होती है। समय समय पर रिपोर्ट, लेखा परीक्षा और खातों का प्रकाशन अनिवार्य है। 3. कुलीन तंत्र प्रबंधन, किसी कंपनी का प्रबंधन लोकतांत्रिक माना जाता है लेकिन व्यवहार में कंपनी कुलीन तंत्र कुछ लोगों द्वारा शासन बन जाती है। 4. निर्णय में देरी, प्रबंधन के बहुत से स्तर निर्णय लेने में समस्याएं पैदा करते हैं। बैठकें बुलाने और आयोजित करने तथा प्रस्ताव पारित करने में बहुत समय बर्बाद होता है। 5. गोपनीयता का अभाव, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक कंपनी को अपने कामकाज के बारे में जनता के सामने कई तरह की जानकारी का खुलासा करना जरूरी होता है। इसके परिणामस्वरूप गोपनीयता का अभाव होता है। 15. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 5 उदाहरण दीजिए। उत्तर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 5 उदाहरण हैं फिलिप्स, एलजी, हुंडई, जनरल मोटर्स, कोका कोला आदि। संचार सेवा, अध्याय 7, एनआईओएस पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर, अंतःपाठ्य प्रश्न 7.1। आई, सत्य कथन के सामने टी लिखें और असत्य कथन के सामने एफ लिखें। आई, व्यक्तियों के बीच सूचना, विचार और अनुभवों को साझा करना या आदान प्रदान करना संचार से तात्पर्य है। उत्तर, सच। ई, संचार की प्रक्रिया में हमेशा संदेश शामिल नहीं हो सकता है। उत्तर, गलत। व्हाट्सएप ग्रुप, अब शामिल हों। टेलीग्राम समूह, अब शामिल हों। इंस्टाग्राम, अब शामिल हों। ई, फीडबैक संचार प्रक्रिया के तत्वों में से एक है। उत्तर, सच। एक जनता को स्टॉप साइन दिखाने वाला ट्रैफिक पुलिस संचार की प्रक्रिया में एक संदेश भेजने वाला होता है। उत्तर, सच। 2. रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों पर उसे भरें। आई, संदेश भेजने वाले व्यक्ति को अंडरस्कोर कहते हैं। उत्तर, प्रेषक। ई, संदेश के प्रति प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को अंडरस्कोर कहा जाता है।
उत्तर फीडबैक। ई संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अंडरस्कोर कहा जाता है। उत्तर रिसीवर। इफ संचार की विषय वस्तु में अंडरस्कोर शामिल हो सकता है। उत्तर तथ्य, विचार, भावनाएं या सोच। बी किसी भी संदेश की प्रतिक्रिया सदैव अंडरस्कोर की ओर निर्देशित होती है। उत्तर पाठ्यगत प्रश्न 7.2 आई रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें। आई शब्दों की सहायता से संचार को अंडरस्कोर के रूप में जाना जाता है। उत्तर मौखिक संचार। मौखिक संचार को अंडरस्कोर के रूप में जाना जाता है। उत्तर मौखिक संचार। मानव शरीर के विभिन्न भागों के उपयोग के माध्यम से संचार को अंडरस्कोर के रूप में जाना जाता है। उत्तर हाव भाव संचार। चित्रों, प्रतीकों, आरेखों आदि की सहायता से संचार को अंडरस्कोर के रूप में जाना जाता है। उत्तर दृश्य संचार। 2 मौखिक संचार को दर्शाने वाले वाक्यांश के आगे बी लिखें या गैर मौखिक संचार को दर्शाने वाले वाक्यांश के आगे एन बी लिखें। आई एक व्यक्ति पत्र पढ़ रहा है। उत्तर बी एक शिक्षक एक छात्र को गुस्से से देख रहा है। उत्तर एन बी राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देना। उत्तर एन बी एक दुकानदार से बात करना। उत्तर बी चुपचाप सिर हिलाना। उत्तर एन बी पाठ्यगत प्रश्न 7.3 आई स्तंभों का सही मिलान करें। स्तंभ ए, स्तंभ बी का टेलीग्राम। आई इंटरनेट के माध्यम से मेल प्राप्त करना और भेजना। बी मोबाइल फोन। ई मुद्रित दस्तावेज का त्वरित प्रेषण। सी फैक्स। ई लघु संदेश सेवा। अब वॉयस मेल। ए प्रयुक्त शब्दों की संख्या के अनुसार भुगतान। ई ईमेल। बी आने वाली टेलीफोन कॉल प्राप्त करने और उनका जवाब देने की कंप्यूटर आधारित प्रणाली। उत्तर स्तंभ ए, स्तंभ बी का टेलीग्राम। ए प्रयुक्त शब्दों की संख्या के अनुसार भुगतान। बी मोबाइल फोन। ई लघु संदेश सेवा। सी फैक्स। ई मुद्रित दस्तावेज का त्वरित प्रेषण। अब वॉयस मेल। बी आने वाली टेलीफोन कॉल प्राप्त करने और उनका जवाब देने की कंप्यूटर आधारित प्रणाली। ई ईमेल। आई इंटरनेट के माध्यम से मेल प्राप्त करना और भेजना। द्वितीय बहुविकल्पीय प्रश्न। आई संचार की वह प्रणाली जिसमें प्रयुक्त शब्दों की संख्या के अनुसार भुगतान किया जाता है कहलाती है। कब मोबाइल फोन। बी टेलीग्राम। ग टेलीग्राम। घ पेजर। उत्तर सी टेलीग्राम। ई निम्नलिखित में से कौन दृश्य संचार का उदाहरण है। क राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने वाला व्यक्ति। ख एक व्यक्ति पत्र पढ़ रहा है। ग स्कूल में घंटी बजाता चपरासी। स्टॉप सिग्नल दिखाता हुआ यातायात पुलिसकर्मी। उत्तर ख स्टॉप सिग्नल दिखाता ट्रैफिक पुलिसकर्मी। ई निम्नलिखित में से कौन संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। क प्रेषक। ख रिसीवर। ग संदेश। घ प्रेषक के अलावा अन्य को फीडबैक। उत्तर बी रिसीवर। इन चित्रों, प्रतीकों, आरेखों की सहायता से संचार को क्या कहा जाता है। क मौखिक संचार। बी मौखिक संचार। ग दृश्य संचार। घ लिखित संचार। उत्तर सी दृश्य संचार। बी निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम लघु संदेश सेवा के लिए उपयोग किया जाता है। क फैक्स। बी टेलीग्राम। ग वॉयस मेल। घ ईमेल। उत्तर बी टेलीग्राम। टर्मिनल व्यायाम 1 संचार को लगभग 20 शब्दों में परिभाषित करें। उत्तर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच भाषण, लेखन, इशारों या प्रतीकों के माध्यम से तथ्यों, विचारों, राय, विचारों और सूचनाओं को साझा करने की प्रक्रिया को संचार कहा जाता है। 2 संचार प्रक्रिया के तत्वों के नाम बताइए। उत्तर संचार प्रक्रिया के तत्व इस प्रकार हैं। आई प्रेषक। ई रिसीवर। ई संदेश। ए फीडबैक। 3 व्यावसायिक संचार से क्या तात्पर्य है। उत्तर व्यावसायिक संचार कार्यस्थल के भीतर और कंपनी के बाहर लोगों के बीच सूचना साझा करने की प्रक्रिया है। 4 पत्र संचार का सबसे अच्छा साधन है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। कारण बताइए। उत्तर हाँ, मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि इस पद्धति का उपयोग अधिकतर वहाँ किया जाता है जहाँ आमने सामने संवाद करना मुश्किल होता है या अन्य साधन आसानी से उपलब्ध नहीं होते। ये संचार का रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। संचार के इस माध्यम में लागत कम आती है। 5 लगभग 2 वाक्यों में वॉयस मेल का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर यह आने वाली टेलीफोन कॉल प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है। ये कंप्यूटर मेमोरी के माध्यम से टेलीफोन संदेशों को रिकॉर्ड और संग्रहित करता है। 6 मौखिक संचार का अर्थ समझाइए। उत्तर मौखिक संचार शब्दों की मदद से किया जाने वाला संचार है। बोले गए शब्दों के माध्यम से संचार को मौखिक संचार कहा जाता है, जो व्याख्यान, बैठक, समूह चर्चा, सम्मेलन, टेलीफोन पर बातचीत, रेडियो संदेश आदि के रूप में हो सकता है। 7 व्यवसाय में संचार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कोई 4 बिंदु बताइए। उत्तर व्यवसाय में संचार के 4 महत्व इस प्रकार हैं। इसका उपयोग के भीतर इसके संचालन को नियंत्रित करने, विभागों और कर्मचारियों की गतिविधियों को समन्वित करने और कार्मिकों को प्रेरित करने के साधन के रूप में किया जाता है। ये फर्म उसके आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के बीच महत्वपूर्ण बाह्य संपर्क प्रदान करता है। संचार व्यवसायों को कुशलतापूर्वक संचालित करने में मदद करता है, साथ ही एक अच्छी सार्वजनिक छवि भी बनाता है। इससे लोगों को नई खोजों, नई तकनीकों, नए उत्पादों आदि के बारे में जानने में मदद मिलती है। 8 टेलीफोन मौखिक संचार का एक बहुत लोकप्रिय तरीका है। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताइए। उत्तर हाँ, मैं सहमत हूँ। आजकल मोबाइल फोन बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि वे किसी भी समय कहीं भी रिसीवर तक पहुंच प्रदान करते हैं। ये फिक्स लाइन टेलीफोन की तुलना में एक सुधार है। इसमें कई आधुनिक सुविधाएं हैं जैसे शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, एसएमएस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज, एमएमएस आदि। इन सेवाओं का उपयोग करके रिसीवर को लिखित संदेश भेजे जा सकते हैं। 9 मौखिक और गैर मौखिक संचार के बीच अंतर बताएं। उत्तर मौखिक संचार अनकहा संचार। मौखिक संचार सूचना को व्यक्त करने के लिए बोले गए या लिखित शब्द हैं। मौखिक संचार के उदाहरण सार्वजनिक भाषण, उपदेश और व्याख्यान आदि हैं।
दूसरी ओर गैर मौखिक संचार वे संकेत और संदेश हैं जिन्हें हम शरीर की भाषा, हाव भाव और चेहरे की गतिविधियों जैसी चीजों का उपयोग करके संप्रेषित करते हैं। गैर मौखिक संचार के उदाहरण इशारे, आंख से संपर्क, स्पर्श आदि हैं। 10. संचार प्रक्रिया को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। उत्तर 11. संचार का अर्थ एवं इसकी प्रक्रिया बताइए। उत्तर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचार और अनुभवों को साझा करने या आदान प्रदान करने की इन सभी गतिविधियों को संचार के रूप में जाना जाता है। संचार की प्रक्रिया इस प्रकार है। प्रेषक वह व्यक्ति जो संदेश भेजता है, इसे स्रोत भी कहा जाता है। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है। संदेश संचार का विषय, इसमें तथ्य, विचार, भावनाएं या विचार शामिल हो सकते हैं। फीडबैक संदेश के प्रति प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर जो प्रेषक की ओर निर्देशित होता है। 12. अशाब्दिक संचार के विभिन्न प्रकार बताइए। उत्तर गैर मौखिक संचार के विभिन्न प्रकार इस प्रकार हैं। चेहरे के भाव व्यक्तिगत भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं और सामाजिक स्थिति में व्यक्ति के इरादों का संकेत दे सकते हैं और इसलिए सामाजिक संपर्क के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शारीरिक गति और मुद्रा। शारीरिक गति का उपयोग किसी व्यक्ति की बात को पुष्ट करने या उस पर जोर देने के लिए किया जा सकता है और साथ ही किसी व्यक्ति की भावनाओं और दृष्टिकोण के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। हाव भाव गैर मौखिक संचार है जिसमें दृश्यमान शारीरिक क्रियाएं भाषण के स्थान पर या उसके साथ मिलकर विशेष संदेश संप्रेषित करती हैं। हाव भाव में हाथ, चेहरा या शरीर के अन्य भागों की हरकतें शामिल हैं। आंख से संपर्क करना अशाब्दिक संचार का एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रकार है। आप जिस तरह से किसी को देखते हैं उससे कई बातें पता चल सकती हैं, जैसे रुचि, स्नेह, शत्रुता या आकर्षण। स्पर्श के माध्यम से संचार शारीरिक संपर्क का एक रूप है जो भावनाओं को व्यक्त करता है। अक्सर स्पर्श का उपयोग ये दिखाने के लिए किया जाता है कि आप परवाह करते हैं या किसी को निर्देश देकर उसकी मदद करते हैं। बीच स्पेस। जब हम गैर मौखिक संदर्भ में स्पेस की चर्चा करते हैं तो हमारा मतलब वस्तुओं और लोगों के बीच के स्पेस से होता है। स्पेस अक्सर सामाजिक ब्रांड से जुड़ा होता है और यह व्यावसायिक संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आवाज, मौखिक संचार जो वास्तविक भाषा से अलग होता है। अशाब्दिक संचार के इस रूप में आवाज की टोन, जोर, विभक्ति और पिच जैसे कारक शामिल होते हैं। 13. ईमेल लिखित संदेश प्रेषित करने का सबसे तेज तरीका है। समझाइए। उत्तर ईमेल किसी को भी कभी भी कहीं भी तेजी से संदेश भेजने की सुविधा देता है। ये त्वरित और कुशल है। सूचना ऑडियो विजुअल रूप से संप्रेषित की जाती है और यह प्रक्रिया बेहद तेज है। उपयोगकर्ताओं के बीच इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ यह विधि लोकप्रिय हो रही है। कोई व्यक्ति अपनी पसंद की कोई भी भाषा का उपयोग कर सकता है। ये संचार का एक सस्ता तरीका है। ईमेल लोगों के एक बड़े समूह से संपर्क करने या जानकारी भेजने में मदद करता है। ये संचार का एक लिखित रिकॉर्ड प्रदान करता है। 14. आप एक निर्यातक हैं और आप अमेरिका में एक आयातक को कोटेशन की एक सटीक प्रति मेल करना चाहते हैं। आप संचार के किस माध्यम का उपयोग करेंगे और क्यों? उत्तर फैक्स या फैक्सिमाइल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी भी मामले को तुरंत प्रेषित करने में सक्षम बनाता है, जो हस्तलिखित या मुद्रित हो सकता है, जैसे पत्र, आरेख, ग्राफ, रेखाचित्र आदि। फैक्स का मुख्य लाभ आसान संचालन, हस्तलिखित या मुद्रित मामलों का तुरंत प्रसारण, किसी भी दूरी पर टेलीफोन मशीन भी संचार के प्रत्येक लेनदेन को रिकॉर्ड करती है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे आमतौर पर ईमेल के नाम से जाना जाता है, संचार का एक आधुनिक माध्यम है। ये प्रणाली सूचना प्रेषित करने और प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उपयोग करती है। इस मामले में व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से किसी भी आईएसपी इंटरनेट सेवा प्रदाता से अपने नाम से एक ईमेल खाता खोलते हैं। सूचना को ऑडियो विजुअल के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है और यह प्रक्रिया बहुत तेज होती है। उपयोगकर्ताओं के बीच इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ ये तरीका लोकप्रिय हो रहा है। संचार के किस माध्यम का उपयोग करना है, ये तय करते समय आयातक से पहले ही पुष्टि कर लेना हमेशा अच्छा विचार है, ताकि आप सबसे उपयुक्त तरीका चुन सकें। बैंकिंग सेवा। अध्याय 9। एनआईओएस पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर। अंतःपाठ्य प्रश्न 9.1। रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरें। बैंक लोगों से जमा स्वीकार करता है और अंडरस्कोर पैसा उन लोगों को देता है जिन्हें विभिन्न प्रयोजनों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। उत्तर उधार देता है। बैंक अधिशेष धन रखने वाले लोगों और धन उधार लेने वालों के बीच अंडरस्कोर के रूप में कार्य करते हैं। उत्तर मध्यस्थ बिचौलिया। व्हाट्सएप ग्रुप अब शामिल हों। टेलीग्राम समूह अब शामिल हों। इंस्टाग्राम अब शामिल हों। बैंकिंग व्यावसायिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाती है और इसे अंडरस्कोर के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक माना जाता है। उत्तर सहकारी बैंक। ये बैंक मुद्रा के बजाय अंडरस्कोर के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं। उत्तर केंद्रीय बैंक भी एक अंडरस्कोर अपनी निजी संपत्ति से पैसा उधार देता है और आमतौर पर दूसरों से जमा स्वीकार नहीं करता है। उत्तर साहूकार। पाठ्यगत प्रश्न 9.2। निम्नलिखित प्रत्येक कथन में किस प्रकार के बैंक की बात की जा रही है उसे पहचानें। शेयर पूंजी निजी व्यक्ति के पास होती है। उत्तर निजी क्षेत्र का बैंक। बैंक जो विदेशों में उत्पादों के निर्यात के लिए सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। उत्तर एक्सिम बैंक। लोगों के एक समूह द्वारा अपने सामान्य हित को पूरा करने के लिए गठित बैंक। उत्तर सहकारी बैंक। वह बैंक जो करेंसी नोट जारी करता है। उत्तर केंद्रीय बैंक। वाणिज्यिक बैंक जिसमें सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी हो। उत्तर सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। पाठ्यगत प्रश्न 9.3। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? ऋण और अग्रिम दोनों बैंकों द्वारा ग्राहकों को लंबी अवधि के लिए दिए जाते हैं। उत्तर गलत। बैंक ग्राहकों के आभूषण और महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखते हैं। उत्तर सच। बैंक छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण देते हैं। उत्तर सच। विनिमय बिलों की बुनाई बैंकों द्वारा निःशुल्क की जाती है। उत्तर गलत। ओवरड्राफ्ट के माध्यम से ग्राहक अपने बैंक खाते में उपलब्ध राशि से अधिक धनराशि निकाल सकता है।
उत्तर सच। अंतःपाठ्य प्रश्न 9.4। 1 निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? आई बचत बैंक खाते में जमा राशि वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सहायक होती है। उत्तर सच। ई सावधि जमा खाते में हर महीने एक निश्चित राशि जमा करना आवश्यक है। उत्तर गलत। ई आवर्ती जमा खाते में जमा राशि पर ब्याज दर बचत बैंक जमा की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है। उत्तर सच। एक चालू जमा खाता केवल व्यवसाय द्वारा खोला जा सकता है, शैक्षणिक संस्थान द्वारा नहीं। उत्तर गलत। गृह निर्माण बचत जमा खाता एक प्रकार का आवर्ती जमा खाता है। उत्तर सच। सावधि जमा पर दी जाने वाली ब्याज दर जमा की अवधि पर निर्भर करती है। उत्तर सच। बचत बैंक खाते के मामले में धन की निकासी केवल खाता धारक द्वारा ही की जा सकती है। उत्तर गलत। बैंक चालू जमा खाते की शेष राशि पर ब्याज नहीं देते हैं। उत्तर सच। 2 रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्द से भरें। आई बचत बैंक खाता अंडरस्कोर राशि जमा के साथ खोला जा सकता है। उत्तर नामात्र। सावधि जमा खाते पर ब्याज दर बचत बैंक खाते की तुलना में अंडरस्कोर अधिक होती है। उत्तर उच्चतर। ओवरड्राफ्ट सुविधा अंडरस्कोर जमा खाता धारकों को दी जाती है। उत्तर चालू खाता। एक चालू खाते से अंडरस्कोर जारी करके धन निकाला जा सकता है। उत्तर चेक। बी आवर्ती जमा खाते के शेष पर दी जाने वाली ब्याज दर सावधि जमा खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर से अंडरस्कोर अधिक है। उत्तर वही। अंतःपाठ्य प्रश्न 9.5। आई निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? आई बचत बैंक खाता खोलते समय पे इन स्लिप का उपयोग करना आवश्यक है। उत्तर सच। यदि कोई खाता धारक बचत बैंक खाते से नकदी निकालने के लिए चेक का उपयोग करता है तो वह निकासी फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकता है। उत्तर सच। बचत बैंक खाता धारक बचत बैंक खाता खोलते समय किसी अन्य व्यक्ति का परिचय नहीं दे सकता। उत्तर गलत। एक बैंक द्वारा जमा एवं निकासी दर्ज करने के लिए खाता धारक को पासबुक प्रस्तुत करनी होगी। उत्तर गलत। बचत बैंक खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध है। उत्तर सच। चेक द्वारा किसी तीसरे पक्ष को भुगतान करने के लिए चेक पर पक्ष का नामांकित होना चाहिए। उत्तर सच। चेक बुक बैंक द्वारा केवल खाता धारक के अनुरोध पर ही जारी की जाती है। उत्तर सच। बचत बैंक खाता खोलने के तुरंत बाद बैंक द्वारा पासबुक जारी की जाती है। उत्तर सच। रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें। आई भुगतान पर्ची का काउंटरफॉल बैंक द्वारा अंडरस्कोर को वापस कर दिया जाता है। उत्तर जमाकर्ता। पे स्लिप के दाहिने भाग को अंडरस्कोर कहा जाता है। उत्तर पन्नी। जमा करने से पहले भुगतान पर्ची के अंडरस्कोर में एक चेक संलग्न करना होगा। उत्तर पन्नी। एक चेक के भुगतान से पहले खाता धारक के हस्ताक्षर को अंडरस्कोर के साथ सत्यापित किया जाता है। उत्तर नमूना हस्ताक्षर। वित्तीय प्रणाली खाता धारकों को नकदी शीघ्रता से प्राप्त करने में सहायता करती है। उत्तर वापसी। बचत बैंक खाते में नकदी जमा अंडरस्कोर काउंटर पर की जा सकती है। उत्तर बैंक। अंतःपाठ्य प्रश्न 9.6। आई कॉलम ए में दिए गए कथन को कॉलम बी में दिए गए शब्दों से सुमेलित करें। स्तंभ ए स्तंभ बी। आई बैंकिंग सुविधा जो हमें बिना पैसा साथ रखे अपने बैंक खाते से भुगतान करने में मदद करती है। ए एटीएम। ई बैंकिंग सुविधा जो हमें 24 घंटे नकदी जमा करने या निकालने में सक्षम बनाती है। बी फोन बैंकिंग। वह सुविधा जो हमें इंटरनेट पर बैंक लेन देन करने में मदद करती है। सी क्रेडिट कार्ड। हम इस सुविधा का उपयोग करके मोबाइल फोन पर अपने बैंक खाते में शेष राशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। घर डेबिट कार्ड। बी वह सुविधा जो हमें बैंक से ऋण लेकर माल की खरीद में भुगतान करने में सक्षम बनाती है। ई नेट बैंकिंग। उत्तर स्तंभ ए स्तंभ बी। आई बैंकिंग सुविधा जो हमें बिना पैसा साथ रखे अपने बैंक खाते से भुगतान करने में मदद करती है। घर डेबिट कार्ड। ई बैंकिंग सुविधा जो हमें 24 घंटे नकदी जमा करने या निकालने में सक्षम बनाती है। ई एटीएम। वह सुविधा जो हमें इंटरनेट पर बैंकिंग लेन देन करने में मदद करती है। ई नेट बैंकिंग। हम इस सुविधा का उपयोग करके मोबाइल फोन पर अपने बैंक खाते में शेष राशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बी फोन बैंकिंग। बी वह सुविधा जो हमें बैंक से ऋण लेकर माल की खरीद के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाती है। सी क्रेडिट कार्ड। वित्तीय बहुविकल्पीय प्रश्न। आज निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? क किसी देश की बैंकिंग प्रणाली का मार्गदर्शन और विनियमन करना। ख अनिवार्यतः सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करता है। ग आम जनता से संबंधित मामले। घ अन्य सभी बैंकों के जमा खातों का रखरखाव करता है। उत्तर ग आम जनता से संबंधित। ई निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? क भारतीय स्टेट बैंक। ख भारतीय रिजर्व बैंक। सी आईसीआईसीआई बैंक। घ पंजाब नेशनल बैंक। उत्तर बी भारतीय रिजर्व बैंक। ई निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रदान किया जाने वाला अग्रिम का प्रकार नहीं है? क नकद ऋण। ख ओवरड्राफ्ट। ग व्यावसायिक जानकारी एकत्रित करना और प्रदान करना। घ बिलों की बुनाई। उत्तर ग व्यावसायिक जानकारी एकत्रित करना और आपूर्ति करना। एक सावधि जमा खाता सुविधा का लाभ निम्नलिखित द्वारा उठाया जाता है। क व्यवसाय। ख वेतनभोगी लोग। ग लोग लंबी अवधि के लिए पैसा बचाना चाहते हैं। घ जो मासिक आधार पर ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं। उत्तर बी वेतनभोगी लोग। बी बैंक से पैसा निकालने के लिए कौन सा दस्तावेज वैध नहीं है? चेक। ख निकासी प्रपत्र। ग व्यक्तिगत पहचान पत्र। घ एटीएम कार्ड। उत्तर सी व्यक्तिगत पहचान पत्र। टर्मिनल व्यायाम। एक बैंक शब्द को परिभाषित करें। उत्तर बैंक एक वैध संगठन है जो जमा स्वीकार करता है जिसे मान पर निकाला जा सकता है। यह जरूरतमंद व्यक्तियों और व्यावसायिक घरानों को पैसा उधार भी देता है। 2 बैंकिंग से क्या तात्पर्य है? उत्तर बैंकिंग दूसरों के लिए पैसे की सुरक्षा करने का व्यवसाय है।
बैंक इस पैसे को उधार देते हैं जिससे ब्याज मिलता है जो बैंक और उसके ग्राहकों के लिए मुनाफा पैदा करता है। बैंक एक वित्तीय संस्था है जिसे जमा स्वीकार करने और ऋण देने का लाइसेंस दिया गया है, लेकिन वे अन्य वित्तीय सेवाएं भी दे सकते हैं। 3 प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। क निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक तथा ख भारत में विदेशी बैंक। उत्तर निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के 2 उदाहरण हैं, जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। भारत में विदेशी बैंकों के 2 उदाहरण हैं, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक और ग्रिंडलेस बैंक आदि। 4 क्रेडिट कार्ड द्वारा बैंक के ग्राहकों को क्या सुविधा प्रदान की जाती है? उत्तर एक वित्तीय कंपनी द्वारा जारी किया गया कार्ड जो धारक को आमतौर पर बिक्री के बिंदु पर धन उधार लेने का विकल्प देता है। क्रेडिट कार्ड पर ब्याज लगता है और मुख्य रूप से अल्पकालिक वित्तपोषण के लिए उपयोग किया जाता है। ब्याज आमतौर पर खरीदारी करने के 1 महीने बाद शुरू होता है और उधार लेने की सीमा व्यक्ति की क्रेडिट रेटिंग के अनुसार पहले से निर्धारित होती है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग खरीदारी के लिए भुगतान करने के लिए किया जाता है ताकि व्यक्ति को नकदी साथ न रखनी पड़े। बैंक क्रेडिट कार्ड धारक को क्रेडिट राशि का भुगतान करने के लिए एक निश्चित क्रेडिट अवधि देते हैं। 5 नकद ऋण से क्या तात्पर्य है? उत्तर नकद ऋण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत बैंक उधारकर्ता को एक निश्चित सीमा तक की राशि निकालने की अनुमति देता है। ये राशि ग्राहक के खाते में जमा की जाती है। ग्राहक जब चाहे इस राशि को निकाल सकता है। वास्तव में निकाली गई राशि पर ब्याज लगाया जाता है। नकद ऋण ग्राहकों के साथ सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार दिया जाता है। 6 विकास बैंक क्या कार्य करता है? उत्तर विकास बैंक के कार्य इस प्रकार हैं। लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और विकसित करना। आवास क्षेत्र के विकास को वित्तपोषित करना। कृषि और ग्रामीण विकास में सहायता करना। विनिर्माण गतिविधि को धन उपलब्ध कराना जिससे ऐसे सामान का उत्पादन हो जो आयात और निर्यात के लिए उत्तम विकल्प है। पारंपरिक वस्तु क्षेत्रों जैसे कपड़ा, चीनी, जूट, सीमेंट, इस्पात आदि के विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र को धन उपलब्ध कराना। 7 बैंकिंग की भूमिका को लगभग 100 शब्दों में समझाइए। उत्तर बैंक व्यवसाय के लिए धन उपलब्ध कराते हैं और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंकिंग की भूमिका पर नीचे चर्चा की गई है। ये लोगों में बचत की आदतों को प्रोत्साहित करता है और इस प्रकार उत्पादक उपयोग के लिए धन उपलब्ध कराता है। यह विशेष धन वाले लोगों और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता वाले लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह मुद्रा के स्थान पर चेक द्वारा प्राप्तियों और भुगतानों के माध्यम से व्यापारिक को सुविधाजनक बनाता है। ये व्यवसायियों को अल्पावधि और दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए ऋण और अग्रिम प्रदान करता है। यह आयात निर्यात लेन देन को भी सुविधाजनक बनाता है। ये किसानों, लघु उद्योगों और स्वरोजगार वाले लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करके राष्ट्रीय विकास में मदद करता है जिससे देश में संतुलित आर्थिक विकास होता है। यह उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, मकान, ऑटोमोबाइल आदि की खरीद के लिए ऋण प्रदान करके आम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद करता है। 8 केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है? उत्तर केंद्रीय बैंक एक वित्तीय संस्था है जिसे किसी राष्ट्र या राष्ट्रों के समूह के लिए धन और ऋण के उत्पादन और वितरण पर विशेषाधिकार प्राप्त नियंत्रण दिया जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक आमतौर पर मौद्रिक नीति के निर्माण और सदस्य बैंकों के विनियमन के लिए जिम्मेदार होता है। 9 इसके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं? एग्जिम बैंक तथा उत्तर एग्जिम बैंक आपको आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान कर सकता है। बैंक निर्यातकों और आयातकों को ऋण प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। ये निर्यात या आयात के अवसरों, इसमें शामिल जोखिमों और सामना की जाने वाली प्रतिस्पर्धा आदि के बारे में मार्गदर्शन देता है। नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के ऋण प्रदान कर सकता है। यह विशेष रूप से कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और ग्रामीण क्षेत्रों में संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में सहकारी ऋण के लिए भी सहायता प्रदान करता है। 10 किसी वाणिज्यिक बैंक के कोई 4 वित्तीय कार्य बताइए। उत्तर बैंक कई अन्य कार्य भी करते हैं जिन्हें वित्तीय कार्य कहा जाता है। ये इस प्रकार हैं: ऋण पत्र, यात्री चेक आदि जारी करना, सुरक्षित जमा तिजोरी या लॉकर उपलब्ध कराकर मूल्यवान वस्तुओं, महत्वपूर्ण दस्तावेजों और प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा करना, ग्राहकों को विदेशी मुद्रा लेन देन की सुविधा प्रदान करना, चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में तथा बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में धन हस्तांतरित करना। 11 वाणिज्यिक बैंक के प्राथमिक कार्यों की व्याख्या करें। उत्तर प्राथमिक कार्य वह मुख्य कार्य है जो प्रत्येक बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो संगठन इन कार्यों को करता है उसे बैंक के रूप में जाना जाता है। एक वाणिज्यिक बैंक के प्राथमिक कार्यों में शामिल हैं: 1 जमा स्वीकार करना। वाणिज्यिक बैंक की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि जनता से जमा जुटाना है। जिन लोगों के पास अतिरिक्त आय और बचत है वे इसे बैंकों में जमा करना सुविधाजनक पाते हैं। जमा की प्रकृति के आधार पर बैंक में जमा धन पर ब्याज भी मिलता है। ऋण और अग्रिम प्रदान करना। वाणिज्यिक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ऋण और अग्रिम प्रदान करना है। ऐसे ऋण और अग्रिम आम जनता और व्यापारिक समुदाय को बैंकों द्वारा विभिन्न जमा खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर से अधिक ब्याज दर पर दिए जाते हैं। 12 विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक बैंकों का उदाहरण देते हुए उनकी व्याख्या कीजिए। उत्तर वाणिज्यिक बैंक 3 प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ये वे बैंक हैं जिनमें बहुसंख्यक हिस्सेदारी भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के पास होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उदाहरण हैं भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आदि। निजी क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में बैंक की अधिकांश शेयर पूंजी निजी व्यक्तियों के पास होती है। ये बैंक सीमित देयता वाली कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं।
उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड, लॉर्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड, भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, आईएनजी वैश्य बैंक आदि। ये विदेशी बैंक, ये बैंक पंजीकृत हैं और इनका मुख्यालय विदेश में है, लेकिन ये हमारे देश में अपनी शाखाएं संचालित करते हैं। हमारे देश में संचालित कुछ विदेशी बैंक हैं हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, एचएसबीसी, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक, रिंडलेस बैंक आदि। 13 बैंकों और साहूकारों के बीच अंतर बताएं। आय इकाई, ई सुरक्षा, ई गतिविधि और ए ग्राहक। उत्तर बुनियादी बैंकों, साहूकारों। आय इकाई, बैंक संगठित संस्थाएं हैं, साहूकार व्यक्ति होते हैं। ई सुरक्षा, बैंक ऋण के बदले मूर्त एवं व्यक्तिगत प्रतिभूति स्वीकार करते हैं। साहूकार आमतौर पर ऋण देने के लिए जमानत के रूप में सोना, आभूषण या जमीन स्वीकार करते हैं। ई गतिविधि, बैंकिंग गतिविधियों में धन उधार के रूप में जमा स्वीकार करना शामिल है। साहूकारों की गतिविधियों में जमा स्वीकार करना शामिल नहीं हो सकता है। एक ग्राहक, बैंक सामान्य रूप से लोगों और विशेष रूप से व्यापारिक समुदाय की जरूरतों को पूरा करते हैं। साहूकार आमतौर पर ऋण देने के लिए जमानत के रूप में सोना, आभूषण या जमीन स्वीकार करते हैं। 14 वाणिज्यिक बैंक द्वारा निष्पादित कार्यों का वर्णन करें। उत्तर वाणिज्यिक बैंकों के कार्य इस प्रकार हैं। प्राथमिक कार्य, यह मुख्य कार्य है जो प्रत्येक बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि वह संगठन जो इन कार्यों को करता है उसे बैंक के रूप में जाना जाता है। एक वाणिज्यिक बैंक के प्राथमिक कार्यों में शामिल हैं कर जमा स्वीकार करना तथा कर ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना। द्वितीय कार्य, जमा स्वीकार करने और पैसा उधार देने के प्राथमिक कार्यों के अलावा बैंक कई अन्य कार्य भी करते हैं जिन्हें द्वितीय कार्य कहा जाता है। ये इस प्रकार हैं। कर ऋण पत्र, यात्री चेक आदि जारी करना। खत सुरक्षित जमा तिजोरी या लॉकर उपलब्ध कराकर मूल्यवान वस्तुओं, महत्वपूर्ण दस्तावेजों और प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा करना। ग्राहकों को विदेशी मुद्रा लेनदेन की सुविधा प्रदान करना। घर चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में तथा बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में धन हस्तांतरित करना। ई माल, मशीनरी, वाहन आदि की खरीद के लिए भुगतान करने हेतु अपने ग्राहकों की ओर से स्थायी गारंटी। 15 ग्राहकों को दी जा रही नवीनतम सुविधाओं के उदाहरण देकर बैंकिंग क्षेत्र में हुए हालिया विकास की व्याख्या कीजिए। उत्तर यहाँ ग्राहकों को दी जा रही नवीनतम सुविधाओं के कुछ हालिया विकास और उदाहरण दिए गए। डिजिटल बैंकिंग ग्राहकों की बैंकिंग सेवाओं जैसे खाता निर्माण और पंजीकरण, ऑनबोर्डिंग, भुगतान करना, ई कॉमर्स लेनदेन, ऋण के लिए आवेदन करना, निवेश, वित्तीय प्रबंधन आदि को आसानी से, शीघ्रता से, कहीं भी और कभी भी प्राप्त करने में मदद कर सकती है। संपर्क रहित भुगतान RFID प्रौद्योगिकी और निकट क्षेत्र संचार का उपयोग करके डेबिट या क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड या अन्य भुगतान डिवाइस का उपयोग करके एक सुरक्षित भुगतान पद्धति है। व्यक्तिगत बैंकिंग ग्राहकों को उनकी वित्तीय जरूरतों और व्यवहार द्वारा उल्लिखित प्राथमिकताओं के आधार पर अद्वितीय अनुभव प्रदान करने पर केंद्रित है। ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं के एक आकार सभी वित्त दृष्टिकोण से परे है। त्वरित भुगतान की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि पैसा कुछ ही सेकंड में प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में पहुंच जाता है, जिसका अर्थ है कि समाशोधन प्रक्रिया के माध्यम से धन प्राप्त करना संभव नहीं है। ओपन बैंकिंग ग्राहकों को अपनी वित्तीय जानकारी को अन्य अधिकृत संगठनों जैसे बेटिंग कंपनियों, भुगतान प्रदाताओं, उधारदाताओं और अन्य बैंकों के साथ सुरक्षित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा करने की अनुमति देती है। ब्लॉकचेन तकनीक एक विकेंद्रीकृत वितरित खाता प्रणाली है जो किसी विश्वसनीय मध्यस्थ की आवश्यकता के बिना दो पक्षों के बीच सुरक्षित और पारदर्शी लेनदेन की अनुमति देती है। 16 सहकारी बैंकों से क्या तात्पर्य है। भारत में सहकारी बैंकों के प्रकारों की व्याख्या करें। उत्तर सहकारी बैंक एक वित्तीय इकाई है जो अपने सदस्यों से संबंधित होती है, जो एक ही समय में अपने बैंक के मालिक और ग्राहक होते हैं। सहकारी बैंक अक्सर एक ही स्थानीय या पेशेवर समुदाय से संबंधित या समान हित साझा करने वाले व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं। सहकारी बैंक आमतौर पर अपने सदस्यों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। हमारे देश में 3 प्रकार के सहकारी बैंक कार्यरत हैं। प्राथमिक ऋण समितियां, ये गांव या कस्बे के स्तर पर बनाई जाती हैं, जहां उधारकर्ता और गैर उधारकर्ता सदस्य एक ही इलाके में रहते हैं। प्रत्येक सोसाइटी का संचालन एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित होता है, ताकि सदस्य एक दूसरे को जान सकें और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी सदस्यों की गतिविधियों पर नजर रख सकें। केंद्रीय सहकारी बैंक, ये बैंक जिला स्तर पर काम करते हैं, जिनमें से कुछ प्राथमिक ऋण समितियां उसी जिले से संबंधित होती हैं जहां उनके सदस्य होते हैं। ये बैंक अपने सदस्यों यानी प्राथमिक ऋण समितियों को ऋण प्रदान करते हैं और प्राथमिक ऋण समितियों और राज्य सहकारी बैंकों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। राज्य सहकारी बैंक, ये देश के सभी राज्यों में शीर्ष उच्चतम स्तर सहकारी बैंक हैं। वे धन जुटाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के बीच इसके उचित चैनलाइजेशन में मदद करते हैं। राज्य सहकारी बैंकों से पैसा केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक ऋण समितियों के माध्यम से व्यक्तिगत उधारकर्ताओं तक पहुंचता है। 17 बैंक में बचत खाता खोलने की प्रक्रिया का वर्णन करें। उत्तर बैंक में बचत खाता खोलने की प्रक्रिया इस प्रकार है। फॉर्म भरना, आवेदन पत्र को निम्नलिखित आवश्यक जानकारी देते हुए भरना होगा। कब व्यक्ति आवेदक का नाम, कब उसका व्यवसाय, कब आवासीय पता, कब आवेदक के नमूना हस्ताक्षर, आवेदक का परिचय देने वाले व्यक्ति का नाम, पता, खाता संख्या और हस्ताक्षर। जानकारी के अलावा आपको यह वचन देना होगा कि आप बैंक के लागू नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। आवेदन पत्र के अंत में आपको अपना हस्ताक्षर करना होगा। उचित परिचय, प्रत्येक बैंक के लिए यह आवश्यक है कि बैंक को जानने वाला कोई व्यक्ति आवेदक का परिचय दे। उस बैंक में पहले से खाता रखने वाले व्यक्ति द्वारा परिचय कराना सुविधाजनक हो सकता है। कुछ बैंक आवेदक के पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति स्वीकार कर सकते हैं, यदि कोई हो। उस स्थिति में व्यक्तिगत परिचय आवश्यक नहीं है।
किसी अवांछित व्यक्ति द्वारा खाता खोलने की संभावना को रोकने के लिए परिचय आवश्यक है। नमूना हस्ताक्षर आवेदक को आवेदन पत्र पर दिए गए रिक्त स्थान पर अपने नमूना हस्ताक्षर करने होंगे। इसके अलावा नमूना हस्ताक्षर एक स्थान पर अलग से लगाने होंगे जिस पर आवेदक की तस्वीर चिपकानी होगी, साथ ही उसका नाम और खाता संख्या भी लिखनी होगी। 18 बचत बैंक खाते में नकदी जमा करने की प्रक्रिया बताइए। उत्तर, अपना खाता खोलते समय प्रारंभिक राशि जमा करने के लिए। यह एक मुद्रित फॉर्म है जो आपको बैंक में मिलता है। प्रत्येक पे इन स्लिप में 2 भाग होते हैं जो छिद्र द्वारा विभाजित होते हैं, दायां भाग जिसे फॉइल कहते हैं और बायां भाग जिसे काउंटर फॉइल कहते हैं। नकद या चेक जमा करते समय पर्ची को भरना होता है। अपने खाते में नकदी जमा करें। जमा की तारीख, अपना नाम या अगर आप किसी के खाते में पैसा जमा करते हैं तो खाता धारक का नाम, खाता संख्या और जमा की राशि अंकों और शब्दों में भरकर पे इन स्लिप भरनी होगी। इसके अलावा आपको पर्ची पर बताए गए स्थान पर विभिन्न मूल्य वर्ग 5, 10, 20, 50, 100 आदि के कितने नोट जमा किए जा रहे हैं और किस प्रकार के नोटों के विरुद्ध कितनी राशि जमा की जा रही है, ये भी दर्ज करना होगा। बैंक में नकद रसीदों के लिए एक काउंटर है। 19 आप अपने बचत बैंक खाते में चेक जमा करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। उत्तर, चेक जमा करने के लिए आपको फिर से पे इन स्लिप का उपयोग करना होगा जिसमें जमा की तारीख, खाता संख्या, खाता धारक का नाम, चेक का सीरियल नंबर और तारीख, जिस बैंक से चेक निकाला गया है उसका नाम और पता और अंकों और शब्दों में चेक की राशि जैसी जानकारी भरनी होगी। पर्ची पर हस्ताक्षर करने के बाद आपको चेक को ऑल पिन स्टील पिन द्वारा फॉइल के साथ जोड़ना होगा और चेक रसीद के लिए पर्ची को काउंटर पर प्रस्तुत करना होगा। 20 बचत बैंक खातों के संचालन के लिए निकासी फॉर्म के उपयोग का वर्णन करें। उत्तर, निकासी फॉर्म भरना होगा जिसमें निकासी की तारीख, खाता संख्या, निकाली गई राशि अंकों और शब्दों में और खाता धारक के हस्ताक्षर का उल्लेख होना चाहिए। आपको इसे अपनी पासबुक के साथ उस काउंटर पर प्रस्तुत करना होगा जहां आपका खाता है। काउंटर पर संबंधित अधिकारी आमतौर पर खाते में शेष राशि और रिकॉर्ड पर मौजूद नमूना हस्ताक्षरों के आधार पर निकासी फॉर्म पर हस्ताक्षर की जांच करने के बाद भुगतान के लिए फॉर्म पास करता है। 21 बचत बैंक खाता खोलते समय आपको आवेदन पत्र में क्या विवरण भरना होगा। उत्तर, आवेदन पत्र में निम्नलिखित आवश्यक जानकारी भरनी होगी। क व्यक्ति आवेदक का नाम, ख उसका व्यवसाय, ग आवासीय पता, घ आवेदक के नमूना हस्ताक्षर, ई आवेदक का परिचय देने वाले व्यक्ति का नाम, पता, खाता संख्या और हस्ताक्षर। 22 बताइए कि आप अपने बचत बैंक खाते से नकदी कैसे निकालेंगे। उत्तर, बचत खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया इस प्रकार है। का उपयोग करके पैसा निकाला जा सकता है। क निकासी प्रपत्र, बी चेक, ग एटीएम कार्ड। 23 बचत बैंक खाते में नकदी या चेक जमा करने के लिए पे इन स्लिप के उपयोग का संक्षेप में वर्णन करें। उत्तर, पे इन स्लिप में 2 भाग होते हैं जो छेद करके विभाजित होते हैं, दायां भाग जिसे फॉइल कहते हैं और बायां भाग जिसे काउंटर फॉइल कहते हैं। नकद या चेक जमा करते समय इस स्लिप को भरना होता है। नकद और चेक दोनों जमा करते समय अलग अलग पे इन स्लिप फॉर्म भरने होंगे। पे इन स्लिप में जमा की तारीख, अपना नाम या अगर आप किसी के खाते में पैसे जमा करते हैं तो खाता धारक का नाम, खाता संख्या और जमा की गई राशि अंकों और शब्दों में भरनी होती है। बैंक में नकद रसीद के लिए एक काउंटर होता है। आपको पे इन स्लिप पर हस्ताक्षर करके उसे वहां पेश करना होता है और नकद राशि भी सौंपनी होती है। चेक जमा करने के लिए आपको पे इन स्लिप का फिर से इस्तेमाल करना होता है जिसमें जमा की तारीख, खाता संख्या आदि जैसे विवरण भरने होते हैं। पर्ची पर हस्ताक्षर करने के बाद आपको चेक को ऑल पिन स्टील पिन द्वारा फॉइल के साथ जोड़ना होता है और चेक रसीद के लिए पर्ची को काउंटर पर पेश करना होता है। काउंटर पर मौजूद व्यक्ति चेक के साथ फॉइल को अपने पास रख लेगा तथा बैंक की रबर स्टैंप और अपने हस्ताक्षर के साथ काउंटर फॉइल आपको वापस कर देगा। 24 पे इन स्लिप क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। उत्तर, खाता खोलते समय प्रारंभिक राशि जमा करने के लिए एक पे इन स्लिप। यह एक मुद्रित फॉर्म है जो आपको बैंक में मिलता है। प्रत्येक पे इन स्लिप में 2 भाग होते हैं जो छिद्रों द्वारा विभाजित होते हैं, दायां भाग जिसे फॉइल कहते हैं और बायां भाग जिसे काउंटर फॉइल कहते हैं। नकद या चेक जमा करते समय ये पर्ची भरनी होगी। नकद और चेक दोनों जमा करते समय अलग अलग पे इन स्लिप फॉर्म भरना होगा। 25 क्या आप अपने बचत बैंक खाते में शेष राशि से अधिक राशि निकाल सकते हैं। अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। उत्तर, नहीं, आप आमतौर पर अपने बचत बैंक खाते में शेष राशि से ज्यादा राशि नहीं निकाल सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि बचत खातों में आमतौर पर गैर पर्याप्त निधि, एनएसएफ सुरक्षा या ओवरड्राफ्ट सुरक्षा नामक एक सुविधा होती है जो ऐसे लेन देन को रोकती है जिसके परिणामस्वरूप ऋणात्मक शेष राशि हो सकती है। 26 एटीएम क्या है, ये बैंक के ग्राहकों की किस प्रकार मदद करता है। उत्तर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम एक विशेष कंप्यूटर है जो आपको बैंक प्रतिनिधि की आवश्यकता के बिना बैंक लेन देन पूरा करने की अनुमति देता है। एटीएम एक ऐसी मशीन है जो आपको पैसे निकालने, नकद या चेक जमा करने, अपना बैलेंस देखने या खातों के बीच पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति देती है। बैंकों ने अपने देश में सुविधाजनक स्थानों पर अपनी खुद की ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम स्थापित कर दी है। इसका उपयोग करके ग्राहक कभी भी अपने खाते से पैसे जमा या निकाल सकते हैं। 27 बचत बैंक खाता खोलते समय आवेदक का परिचय बैंक के किसी परिचित व्यक्ति से कराना क्यों आवश्यक है। उत्तर, आवेदक को बैंक के परिचित व्यक्ति द्वारा परिचय कराना कई बैंकिंग संस्थाओं में एक सामान्य प्रथा है। हालांकि यह सभी बैंकों या सभी अधिकार क्षेत्रों के लिए अनिवार्य नहीं हो सकता है। इस प्रथा को अक्सर क्यों क्रियान्वित किया जाता है, इसका कारण यह है। पहचान सत्यापन, बैंक को ज्ञात किसी व्यक्ति के माध्यम से नए आवेदक का परिचय कराना आवेदक की पहचान सत्यापित करने में मदद करता है। पहचान सत्यापन ये सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि जो व्यक्ति बैंक खाता खोल रहा है या ऋण के लिए आवेदन कर रहा है वह वही व्यक्ति है जिसका वह दावा करता है। बैंक पहचान सत्यापन ओपन बैंकिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML और अपने ग्राहक को जानने KYC प्रक्रियाओं में एक आवश्यक भूमिका निभाता है।
जोखिम प्रबंधन, बैंकों की यह जिम्मेदारी है कि वे पहचान की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों के जोखिम को कम करें। आप जोखिमों को वर्गीकृत करने और रैंक करने के लिए एक सरल मैट्रिक्स या सॉर्ट विश्लेषण जैसे उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। फिर आप सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और योजना बना सकते हैं कि उन्हें कैसे कम किया जाए या रोका जाए। विश्वास का निर्माण करने का पहला कदम ये समझना है कि आपके ग्राहक क्या हासिल करना चाहते हैं और वे सफलता को कैसे मापते हैं। इसका मतलब है सही सवाल पूछना, सक्रिय रूप से सुनना और किसी भी धारणा या अंतर को स्पष्ट करना। 28 बचत बैंक खाते से पैसे निकालने के विभिन्न तरीके क्या हैं? उत्तर, बचत बैंक खातों से पैसे निकालने की विभिन्न विधियां हैं। निकासी फॉर्म, प्रत्येक बैंक के पास मुद्रित निकासी फॉर्म होते हैं जिनका उपयोग खाताधारकों द्वारा जमा खातों से नकदी निकालने के लिए किया जा सकता है। ई चेक, खाताधारक के तौर पर आप चेक का इस्तेमाल करके भी अपने बचत बैंक खाते से नकदी निकाल सकते हैं। चेक दूसरे पक्षों को भुगतान के लिए भी जारी किए जा सकते हैं। इस प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति को जारी किया गया चेक या तो बैंक में भुनाया जा सकता है या किसी दूसरे बैंक में अपने खाते में जमा किया जा सकता है। एटीएम कार्ड, बैंक अपने जमाकर्ताओं को उनके खातों आसानी से पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड जारी करते हैं। इस कार्ड का इस्तेमाल ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम के जरिए बचत और चालू जमा खातों से पैसे निकालने के लिए किया जाता है। इस कक्षा 10 व्यवसाय अध्ययन अध्याय 10 बीमा सेवाएं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, हमारे पर का पालन करें। इसके अलावा आप इन अनुभवों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नियोज पुस्तक दिशा निर्देशों के अनुसार नियोज पुस्तक ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये समाधान नियोज सभी विषय समाधानों का हिस्सा है। यहाँ हमने नियोज कक्षा 10 व्यवसाय अध्ययन अध्याय 10 बीमा सेवाएं समाधान नियोज माध्यमिक पाठ्यक्रम व्यवसाय अध्ययन समाधान सभी अध्याय के लिए दिए हैं। आप यहाँ इनका अभ्यास कर सकते हैं। बीमा सेवाएं अध्याय 10 इस पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर अंतः पाठ्य प्रश्न 10.1 निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? माल या मनुष्य को हानि या क्षति की संभावना को जोखिम कहा जाता है। उत्तर, सच। फैशन में परिवर्तन एक व्यक्तिगत जोखिम है। उत्तर, गलत। व्हाट्सएप ग्रुप, अब शामिल हों। टेलीग्राम समूह, अब शामिल हों। इंस्टाग्राम, अब शामिल हों। बीमाकृत वस्तुओं की अनिश्चित घटनाओं से होने वाली हानि का वहन व्यवसायी को स्वयं करना पड़ता है। उत्तर, गलत। कुछ जोखिमों से सावधानी बरतकर बचा जा सकता है, जैसे मशीनरी के टूटने का जोखिम। उत्तर, सच। बीमा हानि के जोखिम को उस पक्ष पर स्थानांतरित करने का साधन है जो हानि को साझा करने के लिए इच्छुक और योग्य है। उत्तर, सच। बीमाधारक द्वारा बीमाकर्ता को भुगतान की गई राशि को प्रीमियम कहा जाता है। उत्तर, सच। अंतः पाठ्य प्रश्न 10.2 कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान भरें। बीमा कुछ लोगों के अंडरस्कोर को अनेक लोगों में फैलाने का एक साधन है। हानि, व्यय। उत्तर, हानि। व्यापारिक समुदाय के सदस्य बीमा के कारण अंडरस्कोर महसूस करते हैं। सुरक्षित, असुरक्षित। उत्तर, सुरक्षित। बीमा कंपनियां अपना धन कॉर्पोरेट और सरकारी अंडरस्कोर ऋण प्रतिभूतियां में निवेश करती हैं। उत्तर, प्रतिभूतियां। बीमा अंडरस्कोर के साथ साथ वाणिज्य उद्योग व्यापार के लिए भी सहायक है। उत्तर, उद्योग। अंतः पाठ्य प्रश्न 10.2 निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? समुद्री बीमा अनुबंध सामान्य अनुबंध होते हैं जबकि जीवन बीमा क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है। उत्तर, गलत। अग्नि बीमा आग से होने वाली हानि के जोखिम को कवर करता है, जहां आग लगने का कारण बीमा कंपनी से दावा करने के लिए महत्वहीन है। उत्तर, सच। जहाज को समुद्री खतरों से होने वाली हानि के विरुद्ध बीमा कराया जा सकता है। उत्तर, सच। एंडोमेंट पॉलिसी के लिए बीमाधारक को जीवन भर प्रीमियम का भुगतान करना होता है। उत्तर, गलत। जीवन बीमा में प्रीमियम का भुगतान एक मुश्त या वार्षिक किस्तों में किया जा सकता है। उत्तर, सच। समुद्री बीमा में समय पॉलिसी का उपयोग अक्सर पतवार बीमा के लिए किया जाता है। उत्तर, सच। व्यवसाय के मालिकों के लिए निष्ठा बीमा अनिवार्य नहीं है। उत्तर, सच। क्षतिपूर्ति अनुबंध में अंतर्निहित सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि बीमाधारक बीमा से लाभ नहीं कमा सके। उत्तर, सच। अंतः पाठ्य प्रश्न 10.4 उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। परम सद्भावना का सिद्धांत बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच अंडरस्कोर पर आधारित है। उत्तर, आपसी विश्वास और भरोसा। जीवन बीमा अनुबंध में बीमाकर्ता के पास अंडरस्कोर के समय बीमा योग्य हित होना चाहिए। उत्तर, अनुबंध। अंडरस्कोर के सिद्धांत के पीछे उद्देश्य यह है कि बीमाधारक को बीमा अनुबंध से लाभ कमाने की अनुमति नहीं है। उत्तर, क्षतिपूर्ति। यदि दो या अधिक बीमाकर्ता हैं और बीमा दावे का भुगतान उनमें से किसी एक द्वारा किया जाता है तो अन्य बीमाकर्ताओं को दावे का भुगतान करने वाले बीमाकर्ता को अंडरस्कोर का अंशदान देना होगा। उत्तर, आनुपातिक रूप से। टर्मिनल व्यायाम 1 व्यावसायिक जोखिम से क्या तात्पर्य है? उत्तर, व्यावसायिक जोखिम से तात्पर्य कंपनी की अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता के लिए खतरा है। व्यवसाय में जोखिम का मतलब है कि किसी कंपनी या संगठन की योजनाएं मूल रूप से नियोजित नहीं हो सकती हैं या हो सकती हैं। सरल शब्दों में व्यावसायिक जोखिम वे कारक हैं जो किसी व्यवसाय में घाटे की संभावनाओं को बढ़ाते हैं और लाभ के अवसरों को कम करते हैं। तो बीमा को परिभाषित करें। उत्तर, बीमा वह साधन है जिसके द्वारा हानि या क्षति के जोखिम को प्रीमियम नामक शुल्क के भुगतान पर बीमाकर्ता नामक किसी अन्य पक्ष पर स्थानांतरित किया जा सकता है। बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच एक अनुबंध है जिसके तहत बीमाकर्ता किसी निश्चित घटना जैसे किसी निश्चित आयु में या मृत्यु पर के घटित होने पर प्रीमियम के रूप में ज्ञात एक निश्चित राशि के बदले में बीमित व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन देता है या अनुबंध में उल्लिखित कारणों से वास्तविक नुकसान होने पर उसकी भरपाई करता है। 3 बीमा को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? कोई 2 कारण बताइए।
उत्तर, क्योंकि बीमा विशेष रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण को देखते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये व्यापारिक और औद्योगिक उद्यमों दोनों के लिए एक सहायता है, जिसमें संपत्तियों और संयंत्रों के साथ साथ कच्चे माल, घटकों और तैयार माल की सूची में भारी निवेश शामिल है। व्यवसाय समुदाय के सदस्य बीमा के माध्यम से सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें आश्वासन मिलता है कि एक टोकन राशि का योगदान करने से उन्हें भविष्य में होने वाले नुकसान के खिलाफ मुआवजा दिया जाएगा। बीमा योजनाएं आपको निम्नलिखित के भुगतान में मदद करेंगी। आई चिकित्सा आपात स्थितियां, ई अस्पताल में भर्ती होना, ई किसी बीमारी का उपचार और उसका उपचार, ए भविष्य में आवश्यक चिकित्सा देखभाल। 4 एंडोमेंट, जीवन पॉलिसी का क्या अर्थ है? उत्तर, दूसरी ओर एंडोमेंट पॉलिसी सीमित अवधि या बीमाधारक की एक निश्चित आयु तक चलती है। बीमा राशि निर्दिष्ट अवधि के अंत में या बीमाधारक की मृत्यु पर, यदि वह पहले हो जाती है, भुगतान के लिए देय हो जाती है। 5 यात्रा नीति क्या है? उत्तर, यात्रा पॉलिसी किसी विशेष यात्रा के लिए होती है, इसमें समय का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। इसका उपयोग ज्यादातर कार्गो बीमा के लिए किया जाता है। 6 हल बीमा से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जहाज का मालिक समुद्री खतरों के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ इसका बीमा करा सकता है। जब जहाज बीमा का विषय होता है तो इसे पतवार बीमा के रूप में जाना जाता है। 7 व्यापार और उद्योग के लिए सहायता के रूप में बीमा किस प्रकार महत्वपूर्ण है? समझाइए। उत्तर, जोखिम किसी भी व्यवसाय में हो सकता है। यह आग, दुर्घटना, चोरी या उपकरण या उत्पादों को नुकसान हो सकता है। गोदाम में आकस्मिक आग लग सकती है, कारखाने के कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं। आप इनमें से कुछ संभावनाओं का अनुमान लगाने या उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ये जोखिम की अवधारणा है। जोखिम उन कारकों के कारण होने वाले नुकसान या क्षति की संभावना है जिन पर व्यवसाय का बहुत कम या कोई नियंत्रण नहीं होता है। सभी व्यावसायिक गतिविधियां अनिश्चित घटनाओं या घटनाओं के अधीन होती हैं और नुकसान या क्षति हो सकती है। कुछ नुकसानों से बचने के लिए समय पर सावधानी बरती जा सकती है, लेकिन कुछ नुकसान और क्षति या तो व्यवसाय को खुद वहन करनी पड़ती है या यदि संभव हो तो दूसरों के साथ साझा करनी पड़ती है। बीमा ऐसे सभी जोखिमों के खिलाफ कवर प्रदान करता है और इसलिए किसी व्यवसाय के लिए उपयुक्त जोखिमों में से किसी एक से प्रभावित होने पर उसे ठीक होने में सहायक होता है। बीमा के बिना प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटनाएं, चोरी या सेंधमारी किसी व्यवसाय या परिवार की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। 8 संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी से किस प्रकार भिन्न है? जीवन बीमा को जीवन आश्वासन भी क्यों कहा जाता है? उत्तर, एक संपूर्ण जीवन पॉलिसी बीमाधारक के पूरे जीवन के लिए चलती है और प्रीमियम का भुगतान हमेशा किया जाता है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही उसके उत्तराधिकारियों को बीमित राशि का भुगतान किया जाता है। दूसरी ओर एक एंडोमेंट पॉलिसी सीमित अवधि या बीमाधारक की एक निश्चित आयु तक चलती है। बीमित राशि निर्दिष्ट अवधि के अंत में या बीमाधारक की मृत्यु पर भुगतान के लिए देय होती है, यदि यह पहले होती है। जीवन बीमा का अनुबंध, जिसे जीवन आश्वासन भी कहा जाता है, एक ऐसा अनुबंध है जिसके तहत बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर या निश्चित वर्षों की समाप्ति पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन देता है। आश्वासन शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर जीवन बीमा पॉलिसियों में किया जाता है, क्योंकि पॉलिसी धारक को आश्वासन दिया जाता है कि उसकी योजना के लाभार्थियों को उसकी मृत्यु पर पूर्व निर्धारित बीमा राशि प्राप्त होगी या उसे पॉलिसी शर्तों के तहत परिभाषित परिपक्वता पर पूर्व निर्धारित राशि प्राप्त होगी। 9 उन जोखिमों के प्रकारों की व्याख्या करें जो इसके अंतर्गत आते हैं। आई मोटर वाहन बीमा, ई निष्ठा बीमा। उत्तर, मोटर वाहन बीमा में निम्नलिखित प्रकार के जोखिम शामिल हैं: दुर्घटना से वाहन की क्षति या चोरी से नुकसान का जोखिम, साथ ही दुर्घटना में शामिल तीसरे पक्ष की चोट या मृत्यु से उत्पन्न देयता का जोखिम। फिडेलिटी बीमा में शामिल जोखिमों के प्रकार इस प्रकार हैं: नकदी संभालने वाले या स्टोर के प्रभारी कर्मचारियों की ओर से धोखाधड़ी और बेईमानी के कारण होने वाले नुकसान के जोखिम। 10 समुद्री बीमा पॉलिसी किस उद्देश्य से काम आती है? विभिन्न प्रकार की समुद्री विषयों के बारे में बताएं जो निर्यातकों और आयातकों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। उत्तर, समुद्री बीमा एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बीमा कंपनी जहाज या माल के मालिक को समुद्री रोमांच से जुड़े जोखिमों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होती है। इसमें माल पर देय माल की हानि के जोखिम का बीमा भी शामिल है। समुद्री बीमा जो तूफान से माल की हानि के जोखिम को कवर करता है, उसे कार्गो बीमा के रूप में जाना जाता है। जहाज का मालिक समुद्र के खतरों के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ इसका बीमा कर सकता है। जब जहाज बीमा का विषय होता है तो इसे पतवार बीमा के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जहां माल के मालिक द्वारा गंतव्य के बंदरगाह पर सुरक्षित डिलीवरी पर माल का भुगतान किया जाता है, शिपिंग कंपनी माल के क्षतिग्रस्त होने या खो जाने पर माल की हानि के जोखिम का बीमा कर सकती है। समुद्री बीमा पॉलिसियों के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। एक समय पॉलिसी, ये पॉलिसी निर्दिष्ट अवधि के लिए विषय वस्तु का बीमा करती है, आमतौर पर 1 वर्ष के लिए। इसका उपयोग आमतौर पर पतवार बीमा या कार्गो के लिए किया जाता है जब छोटी मात्रा का बीमा किया जाता है। यात्रा पॉलिसी, ये किसी विशेष यात्रा के लिए होती है, इसमें समय का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। इसका उपयोग ज्यादातर कार्गो बीमा के लिए किया जाता है। मिश्रित पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत विषय वस्तु, उदाहरण के लिए पतवार को एक विशेष यात्रा पर निर्दिष्ट अवधि के लिए बीमा किया जाता है। इस प्रकार मिश्रित पॉलिसी के तहत एक जहाज को मुंबई और कोलंबो के बीच 6 महीने की अवधि के लिए यात्रा के लिए बीमा किया जा सकता है। लोडिंग पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत एक निश्चित राशि के लिए कार्गो पॉलिसी ली जा सकती है और जब भी कुछ कार्गो भेजा जाता है तो बीमा कंपनी उसका मूल्य घोषित करती है और पॉलिसी के कुल मूल्य में से उस राशि को घटा दिया जाता है। इस तरह के शिपमेंट तब तक जारी रह सकते हैं जब तक पॉलिसी का कुल मूल्य समाप्त न हो जाए। 11 कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति ने जीवन बीमा पॉलिसी लेते समय इस तथ्य का खुलासा नहीं किया। उसने किस सिद्धांत का उल्लंघन किया और उसे लगभग 50 शब्दों में समझाए। उत्तर, इस परिदृश्य
में जिस सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है वह सर्वोच्च सद्भावना का सिद्धांत है, जिसे ऊपर के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के तहत बीमा अनुबंध में दोनों पक्षों को उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना आवश्यक है जो बीमा किए जा रहे जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं। अपने कैंसर के निदान का खुलासा करने में विफल रहने से व्यक्ति ने इस सिद्धांत का उल्लंघन किया। 12 किस समय बीमा योग्य हित होना चाहिए? क जीवन बीमा, ख अग्नि बीमा तथा ग समुद्री बीमा। उत्तर आई जीवन बीमा। जीवन बीमा का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके तहत बीमाकर्ता बीमाधारक की मृत्यु पर या निश्चित वर्षों की समाप्ति पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन देता है। बदले में बीमाधारक प्रीमियम के रूप में एक मुश्त या आवधिक किश्तों, वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक रूप से एक राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। अग्नि बीमा। अग्नि बीमा में बीमा योग्य हित अनुबंध के समय और हानि के समय दोनों समय मौजूद होना चाहिए। समुद्री बीमा। हानि होने के समय बीमा योग्य हित मौजूद होना चाहिए।